वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज पुनः कॉमर्स विद बीबी अवस्थी चैनल पर मैं ब्रजभूषण अवस्थी आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के क्रम में मैं आपको इनकम टैक्स की तरफ ले जाना चाहता हूं। पीछे के वीडियोस में मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस एट्सेट्रा क्लियर किया। आज मैं इनकम के स्रोत की तरफ चलूँगा, सोर्स ऑफ इनकम, राइट। सोर्स ऑफ इनकम में जो आता है स्ट्रक्चर, उसकी तरफ में डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करते हुए बढ़ेंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि अब असेसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं आप, हेड्स की इनकम को असेस करने के लिए। देखिए क्या होता है कि इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति की आमदनी चाहे जहां से भी हो, चाहे जिस जगह से हो, उसमें इन्होंने 5 हेड जनरेट कर दिए, उसमें ही काउंट होगी, इससे बाहर जाएगी नहीं। जैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम बनाए गए। इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके। थर्ड आया इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ आता है कैपिटल गेन। फिफ्थ आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी किसी भी तरह से इनकम की जाती है तो निश्चित तौर से आयकर अधिनियम के अंतर्गत इन 5 में से किसी एक में आएगी। ठीक है। जब हम इन 5 हेड्स की, ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को इस 5 हेड्स की इनकम अलग अलग हो सकती है। 5 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 1 की हो सकती है। ओके। मीन्स उसकी इनकम जैसे किसी से भी हो, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो वेतन से हो, चाहे वो अपनी एसेट्स को बेच करके कमाए हुए लाभ की हो, या कहीं बैंक में डिपॉजिट पैसा है तो उससे इंटरेस्ट गेन कर रहा है। इन सब कुल मिलाकर के इन 5 हेड्स में ही उसकी इनकम काउंट होगी। क्लियर? तो हम जरा सा पहले हेड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें असेसमेंट की बात हम करते हैं तो इसमें मूल रूप से हम अंडर सेक्शन 15, 16 और 17, इसमें जो 15, 16, 17 है उस इनकम पर इन सेक्शंस में विशेष चर्चा होगी। ओके। फिर यहाँ पर 22 to 27, यहाँ पर 28 मीन्स देखिए 15, 16, 17, ठीक है। सेक्शन 15, 16, 17 इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत इनमें चार्जिंग सेक्शंस बोले जाते हैं। यही चीज़ हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत 22 से 27 के मध्य, और बिजनेस प्रोफेशन में 28 से 44, राइट, और वहाँ 45 से 55, 28 to 44 और 45 to 55, यहाँ पर 56 to 59। ओके। 56 to 59 ये चार्जिंग सेक्शंस हैं अंडर सेक्शन।
ठीक है। तो अब हम चलते हैं जरा सा इनकम फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जो इनकम टैक्स का पहला हेड है उस पर मैं चर्चा करूंगा और इसको विस्तृत ले जाऊंगा। ओके, अब आप देखिए क्या होता है सैलरी। यहां पर थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको समझना जरूरी है इस सैलरी को जानने से पहले। जरा सा हम इनकी स्पेसिफिक चर्चा करते हैं पॉइंट्स वाइज। सैलरी कहां पर होगी? वहां पर नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध। ओके, पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर मैं इसके ऊपर एक एक करके बात करता हूं। नियोक्ता, दूसरा होता है एक से अधिक नियोक्ता, वेतन की प्राप्ति, वेतन की प्राप्ति, अर्जित होने का स्थान, अर्जित होने का स्थान। अब इसी में जैसे संसद सदस्य का वेतन, साझेदार का वेतन। ओके, करमुक्त वेतन, या इसी में हम कह सकते हैं स्वेच्छा से वेतन का त्यागना, स्वेच्छा से वेतन का त्यागना। तो इसमें हो गया नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध, ये और कर ले तो परिवार पेंशन, परिवार पेंशन, वेतन मान और वेतन का देय होना, वेतन के देय होने की तिथि, वेतन के देय होने की तिथि। राइट, अब जरा सा इन पर हम एक एक करके चर्चा करें। क्या कहता है नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध? कोई भी, जब कोई कर्मचारी किसी नियोक्ता के यहाँ सेवा करता है तो वहाँ पर एक ये महत्वपूर्ण है कि हम जो सेवाएं दे रहे हैं वो क्या, उनके बीच संबंध क्या है। जिसको हम सेवाएं दे रहे हैं वो हमारा एम्प्लॉयर है या मित्र है या रिलेटिव है या हम उसके पैरेलल बराबर के हैं। तो जरूरत, जब उसके द्वारा दिया हुआ कोई भी पारिश्रमिक वो वेतन की श्रेणी में तब माना जाएगा जब सेवा देने वाला व्यक्ति सेवा करने वाले व्यक्ति के मध्य का संबंध नियोक्ता और कर्मचारी का हो। यदि नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है तो उसके द्वारा भुगतान किया हुआ धन सैलरी की श्रेणी में नहीं आएगा, वेतन की श्रेणी में नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर वो मानसिक परिश्रम हो सकता है, मानसिक सेवाएं दे सकता है या फिजिकल सेवाएं दे सकता है। अर्थात वेतन और मजदूरी में कहीं पर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अंतर नहीं किया गया है। वहाँ पर दोनों एक जैसे माने गए हैं, चाहे वो फिजिकल लेबर हो या वो मानसिक लेबर हो। दोनों सैलरी हेड के अंतर्गत ही उनकी इनकम टैक्सेबल होगी। ओके, लेकिन महत्वपूर्ण है कि उन दोनों के मध्य में संबंध एक कर्मचारी और मालिक का होना आवश्यक है। क्लियर है? तभी उनके द्वारा, मालिक के द्वारा दिया हुआ पारिश्रमिक वेतन की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट बात है नियोक्ता। नियोक्ता वर्तमान हो सकता है, पुराना हो सकता है।
जैसे हमने इस बार, हम इस समय किसी नियोक्ता के पास काम कर रहे हैं, इससे पहले हमने किसी दूसरे के यहाँ सेवाएं की। यदि उसके पास कोई पैसा हमारा बकाया था और वो आज की डेट में मीन्स प्रीवियस ईयर में हमको पैसा मिलता है उस पूर्व नियोक्ता से, जो इस वक्त हमारा एम्प्लॉयर नहीं है, हमारा एम्प्लॉयर इस वक्त कोई दूसरा है, राइट, लेकिन उस बकाया धन जो पैसा मिलता है वो भी सैलरी के अंतर्गत ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे और उस व्यक्ति के मध्य जिसने भुगतान किया है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन था, राइट। एक से अधिक हो सकते हैं नियोक्ता, एक से अधिक हो सकते हैं, हम कहीं फुल टाइम जॉब करते हैं तो कहीं हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ओके। हम एक से अधिक नियोक्ताओं के यहाँ पार्ट टाइम कार्य कर सकते हैं और हर जगह से हम पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक होने की दशा में भी यही आवश्यक है कि उन जहाँ से हम भी वैल्यू पा रहे हैं, जहाँ से पारिश्रमिक पा रहे हैं, वहाँ पर कर्मचारी और मालिक का संबंध होना चाहिए। और एक से अधिक कर रहे हैं तो जिन जिन के पास हम सेवाएं दे रहे हैं उनसे जो भी कुछ मिल रहा है वो सब मिल करके सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होगा, राइट। नेक्स्ट इज वेतन की प्राप्ति। वेतन की प्राप्ति वो कहीं भी हो, प्राप्ति महत्वपूर्ण है कि जैसे सपोज करिए कि हम, यहां पर एक और पॉइंट आया है कि अर्जित होने का स्थान मीन्स एक्रिय कहां हो रहा है, वो उदय कहां हो रहा है, उपार्जित कहां हो रहा है, प्राप्त कहीं भी हो सकता है। जैसे सपोज करिए कि एक भारत सरकार का एम्प्लॉय विदेश में सेवा भेज दिया गया है दूतावास में, तो उसको वेतन मिल कहां रहा है, विदेश में, लेकिन वो वेतन अर्जित कहां हो रहा है, भारत में। तो जहां अर्जित हो रहा है वहां उस कंट्री में वो टैक्सेबल होगा, यानी कि भारत सरकार उससे टैक्स लेगी, ठीक है। संसद सदस्य, अब यहां पर देखिए ये जो संसद सदस्य का फैक्ट है, वेतन शब्द जरूर आया है लेकिन इनका संसद सदस्यों का वेतन इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो वेतन देय हो रहा है वहाँ पर सरकार और सांसद के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होता है, ओके। ये जनप्रतिनिधि हैं, इनका चयन जनप्रतिनिधि का जनता करती है और पेमेंट गवर्नमेंट देती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये संबंध मेंटेन नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में इनका जो वेतन है संसद सदस्यों का वो सैलरी हेड में टैक्सेबल ना हो करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पर हम साझेदार का वेतन की बात कर लें। हमने साझेदार का वेतन जब हम इनको पार्टनरशिप पढ़े होंगे तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन, तो इसमें हम यहां पर लाते हैं बाय नेट प्रॉफिट, ओके, और यहां पर टू पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और देन जो बचता है एनपी वो पार्टनर्स के मध्य ए बी सी में बांट दिया जाता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा उधर आपको ले जाऊंगा कि ये जो प्रॉफिट का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, पहले पीएल ट्रेडिंग बना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट जनरेट हुआ था इस प्रॉफिट को कहाँ कहाँ समायोजित किया गया, राइट, ये एप्रोप्रिएशन है। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रॉफिट का पार्ट इनको मिल रहा है, ये वेतन नहीं कहा जाएगा कि ये नौकरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टनर और पार्टनरशिप के मध्य किसी भी प्रकार का
नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है। ऐसी स्थिति में इनको प्राप्त वेतन बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये सैलरी एक प्रकार से प्रॉफिट का भाग है। जहाँ पर प्रॉफिट का भाग है वहाँ व्यवसाय आ गया, अर्थात व्यवसाय की इनकम के अंतर्गत इसको टैक्सेबल किया जाएगा। ओके, करमुक्त वेतन। जब हम करमुक्त वेतन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि करमुक्त वेतन क्या है। एक एम्प्लॉय जिस किसी एम्प्लॉयर के यहाँ सेवारत है, उसने कहा कि हम आपको जो सैलरी देंगे उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो टैक्स हम पेमेंट कर देंगे। राइट। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सपोज करिए कि मिस्टर एक्स एक सेवारत हैं, इनको जो सैलरी मिलती है 2 लाख रुपए, या हम इसको कर दें कि 8 लाख रुपए मिलती है फॉर एग्जाम्पल। तो ये 8 लाख रुपए की सैलरी जो मिल रही है, इन्होंने कहा, मीन्स एम्प्लॉयर ने कहा कि इस 8 लाख पर अब आपको टैक्स दे नहीं होगा, क्योंकि जो भी टैक्स रहा है वो मेरे द्वारा चुका दिया गया है, यानी कि मैं इस इनकम का टैक्स पे कर चुका हूं। अतः कहने का मतलब ये है कि मिस्टर एक्स का कहना है कि हमको 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, नहीं, इस पर जो एम्प्लॉयर के द्वारा टैक्स पे किया गया है वो भी जोड़ दिया जाएगा, देन ये टोटल सैलरी आएगी। ओके, ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, देन ये इनकी टोटल सैलरी बनेगी, जो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत काउंट की जाएगी, असेस किया जाएगा। ठीक है। टैक्स फ्री का आशय ये कतई नहीं है कि उनको कोई टैक्स अब दे नहीं है, वो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया, तो इनडायरेक्ट रूप से वो पैसा भी तो उसने एम्प्लॉय को दिया। यदि ये मिस्टर एक्स का टैक्स एम्प्लॉयर पे ना करता तो निश्चित तौर से मिस्टर एक्स को पे करना पड़ता। तो एम्प्लॉयर ने इनकी लायबिलिटी का पेमेंट किया है, अतः इनडायरेक्ट रूप से इनको कैश के रूप में दे दिया है, इन्हें प्राप्य माना जाएगा। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। स्वेच्छा से वेतन का त्यागना। सपोज करिए कि हमें जो वेतन प्राप्त होता है, राइट, हमने कहा कि 10,000 रुपये हमको जो वेतन मिल रहा है, इस 10,000 रुपये से हम सिर्फ इसमें से आपसे 6,000 रुपये लेंगे। ओके, ठीक है कि हमारे नाम से तो वो 10,000 बनेगा, लेकिन हम इसमें से सिर्फ 6,000 प्राप्त करेंगे। 4,000 रुपये आपको हम डोनेट कर रहे हैं, आप उसको क्या करें, कैसे यूज करें, आप समझिए। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपने ये स्वेच्छा से 4,000 रुपये छोड़े हैं, राइट। ऐसी स्थिति में जब हम आप पर टैक्स चार्ज करेंगे तो हम आपकी इनकम 10,000 रुपये पर मंथ मानेंगे, ना कि 6,000 रुपये। ओके, तब ये सैलरी हेड में 10,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी काउंट की जाएगी आपकी। ठीक है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है कि यदि मिस्टर ने ये 4,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया होता, राइट, सरकार को स्वेच्छा से समर्पित कर देते कि पर मंथ हम 4,000 रुपये सरकार को दे रहे हैं, राइट, ऐसी स्थिति में इनको ये 4,000 रुपये की छूट मिल जाती, तब इनकी इनकम सिर्फ 6,000 रुपये काउंट की जाती। ध्यान रहे, गवर्नमेंट को स्वेच्छा से दिया हुआ धन वो टैक्स से बाहर किया जाएगा, एग्जम्प्ट माना जाएगा। और स्वेच्छा से यदि आपने किसी अदरवाइज अन्य को दे दिया है तो वो आपकी पूरी टोटल इनकम मानी जाएगी, और टोटल इनकम के अंतर काउंट करके आपके ऊपर लायबिलिटी निर्धारित की जाएगी। क्लियर। स्वेच्छा। परिवार पेंशन में होता है कि जैसे कर्मचारी कोई सेवा कर रहा है और बीच अवधि में उसका देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, तो वो जो पैसा उसके परिवार को पेंशन के स्वरूप दिया जाएगा
वो कहलाता है परिवार पेंशन। परिवार पेंशन इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होता है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। जैसे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। ओके, ये परिवार पेंशन वेतन श्रेणी में, वेतन हेड में टैक्सेबल नहीं है। ओके, अब हम आगे आते हैं, जरा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है? वेतनमान। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि 5,000, 200, 6,000, 300, 11,000, ये काल्पनिक डिजिट लिखी हुई है। इस प्रकार से वेतनमान लिखा होता है, वेतनमान। अब इसको समझना है, ये क्या है भाई वेतनमान, है ना। अब यहां देखिए क्या बेटा, जब कोई एम्प्लॉय किसी एक तिथि को सेवा में इन करता है, संस्था में प्रवेश करता है, हम मान लें कि वो जनवरी 1, 2018 को किसी संस्था में प्रवेश करता है इस वेतनमान पर। ओके, तो उसको उस दिन से वेतन ये देय होगा, मीन्स 5,000 रुपये पर मंथ। ओके, जैसे ही जनवरी 2019 आएगा उसमें ये 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 5,000 प्लस 200, तो इसको अब 5200 रुपये पर मंथ मिलना आरंभ होगा। क्लियर है पॉइंट? अतः कहने का मतलब है ये 200 तब तक बढ़ता रहेगा जब तक 6,000 ना हो जाए, और जब 6,000 हो जाएगा तब उसी 1 तारीख को, 1 जनवरी को, उसमें फिर 300 रुपये प्लस होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब वो बढ़ता हुआ जब तक 11,000 हो जाता है तो फिर 11,000 ही स्टेबल रहेगा, स्थायी के रूप में चलता रहेगा। तो ये होता है वेतनमान की गणना करना, कैसे हम उसको निकालते हैं, राइट। अब वेतन देय होना, वेतन का देय होना, ये भी एक सैलरी हेड के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। देय होना, ये देय होना क्या है? इसमें सामान्य रूप से क्या होता है कि जो सरकारी व अर्ध सरकारी इनका जो वेतन देय तिथि मानी गई है वो अगले माह की पहली तारीख। जैसे सपोज करिए कि किसी व्यक्ति ने जनवरी माह में सेवाएं की हैं, तो इसको फरवरी 1 को देय तिथि माना जाएगा, कि जब जनवरी खत्म हो गया तब पहली फरवरी को इसको पेमेंट देय माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब ये पोजीशन आती है कि अगले माह की पहली तारीख को, तब इनका वर्ष जो होता है, गत वर्ष जो चलता है, वो 1 मार्च 1 टू फरवरी 28 या 29, ये इनका वर्ष होता है जब वेतन की देय तिथि माह के अगले माह की पहली तारीख हो। ओके, ऐसी स्थिति में मार्च टू फरवरी माना जाता है उनका गत वर्ष अवधि। यहां पर ध्यान दें कि ये कब, जब सरकारी या अर्ध सरकारी हो। दूसरी स्थिति आती है कि एक बैंक और निजी संस्थाओं में वो माह की अंतिम तारीख होती है, अंतिम तिथि देय होती है। जैसे जनवरी यहाँ था तो यदि 1 जनवरी 1 to 31 तक काम किया तो 31 जनवरी उसकी देय तिथि हो गई। ओके, ऐसी स्थिति में ये वर्ष 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलेगा।
इनकी जो गणना होगी वेतन की वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का लेके चलेंगे, है ना। अप्रैल 1 टू मार्च 31। ओके, ये इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस में अक्सर पड़ा होता है और ध्यान न रहने की वजह से क्वेश्चन गलत कर जाता है। ओके, चलिए ये इसके सामान्य हेड की हम बात कर गए। अब हम सीधे सैलरी के सेक्शन 15 पर आते हैं। ये मैंने आपको वेतन के संदर्भ में समझाया कि वेतन कैसे, कब वेतन हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होगा और कब नहीं होगा, राइट, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है ऐसा जानने के लिए कि हमने कहा कि सांसद का वेतन है, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सांसद का वेतन है तो वेतन इसमें क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ मैंने कहा कि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, ऐसी स्थिति में उसका वेतन सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 की। अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसने एक सैलरी को परिभाषित किया है। इस सेक्शन में सामान्य रूप से वेतन क्या होता है उसको परिभाषित किया गया, राइट। क्या कहा गया? सैलरी मीन्स एनी रेम्युनरेशन, सैलरी मीन्स एनी रेम्युनरेशन paid or payable by the employer or by any farmer employer to employee during the previous year, including during the previous year in cash or in kind, including arrears of salary, or salary in advance। ठीक है ना। स्पष्ट करता है कि सैलरी मीन्स रेम्युनरेशन पेड आर पेबल बाय द एम्प्लॉयर आर बाय फॉर्मर एम्प्लॉयर। मैंने कहा कि यदि आपने सेवाएं की हैं, पहले कोई सेवक आपका एम्प्लॉयर था उसने पेमेंट किया, और दूसरा जहां आप इस वक्त सेवा कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाने वाला रेम्युनरेशन कैश आर इन काइंड किसी भी रूप में हो, चाहे वो नकद दे रहा हो या सुविधाएं दे रहा हो, उन सभी को इंक्लूडिंग एरियर्स जैसे फार्मर से मिलेगा तो एरियर मिलेगा। यदि आपने किसी अपने एम्प्लॉयर से आगे महीनों की, अगले वर्ष, पीछे आगे आने वाले वर्ष का कुछ पैसा एडवांस ले लिया है तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल होगा। एरियर के संदर्भ में कहा गया कि एरियर तब यहाँ पर काउंट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा जब उस वर्ष, जिस वर्ष डे हुआ था उस वर्ष उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया गया है। यदि नहीं किया गया है तब यहाँ ऐड कर लिया जाएगा, अदरवाइज उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी इनकम पर एक बार ही टैक्स चार्ज होता है, राइट। अब जैसे हम उदाहरण के तौर पर मान के चलें, ये मिस्टर एक्स हैं जिनको सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये पर मंथ, ओके। डीए मिल रहा है, अलाउंस 2,000 रुपये पर मंथ, और इन्होंने ले लिया एरियर
4 मंथ की सैलरी, 4 मंथ सैलरी एडवांस ले ली है, मान लिया 40,000 रुपये, ओके, 10,000 रुपये पर मंथ, 40,000 रुपये ले लिया है। इन्होंने मकान बनवाने के लिए हाउस लोन अपने एम्प्लॉयर से लिया जो कि 1,00,000 रुपये था, हाउस लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब यहां देखिए इनकी, जब हम सैलरी की काउंटिंग की बात करेंगे तो हम ये लेंगे, ये लेंगे और ये 4 मंथ का एडवांस लेंगे, बट इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये तो लोन है, ऋण है, कोई पारिश्रमिक नहीं है, आपके सेवा के बदले में प्राप्त नहीं हुआ है, ये तो आपने लिया है, आप उनको रिटर्न करेंगे, राइट, क्लियर बात। तो ये सेक्शन 15 आपको स्पष्ट करता है। अब हम आते हैं सेक्शन 16 की तरफ। 16 की तरफ अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना। तो ये कहता है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, राइट, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी अंडर सेक्शन 16 स्पष्ट करता है। इसमें 3 प्रकार के डिडक्शंस आते हैं। एक तो आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसकी लिमिट है अप टू 50,000, राइट। दूसरा आता है इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये इसी को हम 16(1) और 16(2) भी कहते हैं, इसको ऐसे कर लें 16(2). तो अंडर सेक्शन इसमें कहा गया इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस क्यों मिलता है? सत्कार का खर्चा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इसलिए देता है कि उसके कुछ कस्टमर्स वहाँ आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं जिसको उसे रिफ्रेशमेंट कराना पड़ता है, इसके लिए वो अपने एम्प्लॉय को कुछ इंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में देता है। यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है कि इसका डिडक्शन मिलता है, तो डिडक्शन ही हम बात कर रहे हैं। डिडक्शन में कहा गया सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन अलाउ है। इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। डिडक्शन जो अलाउ है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउ है, ओके। क्या है इसमें अलाउ, क्या है? अब डिडक्शन है कितना? एक्चुअल अलाउंसेस आर 20% ऑफ बेसिक सैलरी आर 5,000 रुपये, विच एवर इज लेस, ठीक है ना, विच एवर इज लेस, जो तीनों में कम है। मीन्स एक्चुअल कितना प्राप्त होता है वो, दूसरा बेसिक सैलरी, ध्यान रहे कि यहां पर सैलरी का मतलब है सिर्फ बेसिक सैलरी, ठीक है ना, ये बेसिक सैलरी वो उसका 20%, तीसरा 5,000 रुपये, इन तीनों में जो कम होगा उसका डिडक्शन यहां पर अलाउ किया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स आर प्रोफेशनल टैक्स।
प्रोफेशनल टैक्स। इसका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट टैक्स लेती है, ठीक है, जिसके लिए वो कहती है, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि आप इनकम टैक्स जब आप रिटर्न सबमिट करें तो उसमें आपको अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत हम आपको डिडक्शन देंगे। 2500, ठीक है, इस लिमिट पर उसे डिडक्शन प्राप्त होता है, ठीक है। ये एक इसका सिंपल सा सेक्शन 14 मैंने बताया, 15 बताया, 16 का एक्सप्लेनेशन दिया। अब आता है नेक्स्ट 17, जो एक विस्तृत पैमाने पर चलाना होगा, उसको बड़े तरीके से चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो वो आपको अगले लेक्चर, अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। आप साथ रहिए, मैं आपको सैलरी के फ्लो में लेके चलूँगा, जो बहुत ईजीएस्ट टॉपिक महसूस होगा, क्योंकि इससे बच्चे अक्सर घबराते रहते हैं। घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस तरीके की आपकी घबराहट मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। मेरे बताए हुए तथ्यों को आप तक पहुँचा है। आप अपने टेक्स्ट बुक को एक बार रीड कर लें और हम आगे आप तक आते रहें, आप तक पहुँचते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।